ये इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए हिंदुस्तान में चुनाव जो है पैसे का कि हमारे सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट 2 स्टेजेस पर है। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, चाहे उसको 30% ही वोट मिले हों, लेकिन अगर औरों से ज्यादा मिले हैं तो वही चुना जाएगा और वही उस कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए या एमपी बन जाएगा। और उसके बाद फिर जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है या जिस कोएलिशन के पास मेजॉरिटी होती है उसी की सरकार बनेगी और बाकी जो ऑपोजिशन है वो सरकार में बिल्कुल नहीं काउंट करेगा। इसका नतीजा ये होता है कि जब लोग वोट देने जाते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन सी सबसे अच्छी पार्टी है, सबसे अच्छा कैंडिडेट है। अगर उनको ये लगे कि भाई ये कैंडिडेट तो सबसे अच्छा है लेकिन ये जीतने का इसका कोई चांस नहीं है, तब उनको लगता है कि भाई हमारी वोट तो बर्बाद हो जाएगी। तब फिर वो ये देखता है कि भाई जिन लोगों के जीतने का कुछ चांस है उनमें से कम खराब कौन है और उसको फिर वो वोट देता है। अब ये कैसे वो एस्टिमेट करता है कि किसका जीतने का चांस है किसका नहीं है, ये उसको अंदाजा लगाना पड़ता है इससे कि भाई किस कैंडिडेट की कितनी विजिबिलिटी है, कितना दिख रहा है। और कितना दिख रहा है ये इस पर निर्धारित होता है ज्यादातर कि आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि पैसे से आप अखबारों में इश्तिहार दे सकते हैं, पैसे से आप टेलीविजन पर इश्तिहार दे सकते हैं, पैसे से आप अपने पेड वर्कर्स को घुमा सकते हैं आपका पोस्टर बैनर लेकर, पैसे से आप होर्डिंग्स लगा सकते हैं, पैसे से ही आजकल बड़ी बड़ी इलेक्शन रैली भी कराई जाती हैं, लोगों को ठेके दिए जाते हैं कि तुम 50 बस ले आओ, हम तुमको 50 लाख दे देंगे वगैरह वगैरह, ये सब हो रहा है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, अगर आप सरकार में हैं जैसे आजकल ये भाजपा सरकार, तो हमारा पैसा, सरकारी पैसा अपने प्रचार में हर रोज हम देखते हैं कि मोदी जी के इश्तिहार अखबारों में निकल रहे हैं, वो भाजपा नहीं खर्च कर रही है, वो सारा हमारा जनता का पैसा जा रहा है। उसमें इतना दुरुपयोग किया जा रहा है हमारे एडवर्टाइजिंग पैसे का कि मतलब हजारों करोड़ रुपया हमारा जो सरकार सिर्फ मोदी जी को एडवर्टाइज करने में, ये सेल्फी पॉइंट्स जो लगाए हैं सब जगह, जो विकसित भारत कैंपेन जो चलाई है, इसमें सब सरकारी पैसा, सरकारी मुलाजिम सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं सिर्फ मोदी जी को प्रोजेक्ट करने के लिए। तो रिजल्ट ये हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये देखा गया कि 60% पैसा सिर्फ भाजपा को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और अब तो ये बात निकल कर आई है, जब अभी जो कल थोड़ा खुलासा हुआ कि इसमें से ज्यादातर पैसा उन कंपनियों ने दिया है जिनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तभी रेड हुई हो या इनकम टैक्स की रेड हुई हो या उनको उसी समय कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो। जैसे करीब 900 करोड़ एक कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग, उन्होंने दिया है उनके ऊपर, उनको उसी समय जब वो ये पैसा दे रहे थे उनको बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, एक 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बंबई में दिया गया ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जो भाजपा की सरकार है। तो करीब ये एकदम क्लियर है कि ये ज्यादातर पैसा, 90% से ज्यादा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया गया है, 16,000 करोड़ से ज्यादा है, उसका 90% से ज्यादा जो है वो घूस के तौर पर इन कंपनियों ने उन सरकारों को दिया जिनसे वो कोई फायदा ले रहे थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे, कोई माइनिंग लीज ले रहे थे, या अपने आप को ईडी से बचाने के लिए या इनकम टैक्स से बचाने के लिए या सीबीआई से बचाने के लिए दिया गया। अब तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा पैसा, और वो तो सारा भ्रष्ट पैसा,
और बाकी जो डोनेशंस का पैसा आता है उसमें भी 60% से ज्यादा भाजपा के पास जा रहा है। तो भाजपा के पास बाकी सारी पार्टियों को अगर आप जोड़ लें तो उससे भी दुगना पैसा भाजपा के पास है। अगर आप ये देखें कि भाई हर एक कैंडिडेट के इलेक्शन पे कितना खर्च कर सकता है, उस पर एक लिमिट लगाई गई है 75 लाख या 90 लाख लोकसभा के लिए। तो यानी भाजपा अगर 500 कैंडिडेट खड़े करे तो करीब 400 करोड़ ज्यादा से ज्यादा इन 500 कैंडिडेट खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसी 5 साल में भाजपा के पास कम से कम 20,000 करोड़ आ गया, या तो इलेक्टोरल बॉन्ड से या दूसरे डोनेशन से। यानी कि जितना पैसा उनके कैंडिडेट से एक चुनाव में खर्च कर सकते हैं, उससे 50 गुना पैसा उनकी पार्टी खर्च कर सकती है। तो ये लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आपने पूरा के पूरा चुनाव जो है पैसे का खेल बना दिया है, और उस खेल में भाजपा के पास दूसरी पार्टियों से 10 गुना 20 गुना पैसा है। और वही नहीं, सरकार क्योंकि उनके हाथ में है तो सारा सरकारी पैसा, सरकारी तंत्र, सब चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और वही नहीं, मीडिया भी अपने हाथ में ले ली। मीडिया ऐसे ले ली है कि या तो उनको इश्तिहार देते हैं, हजारों करोड़ रुपया सरकार इश्तिहार देती है, वो कहते हैं कि जो हमारा प्रोपेगेंडा करेगा उसी को दिया जाएगा। बाकी भाजपा के पास इतना बेइंतहा पैसा है, इतना बेइंतहा पैसा है कि वो तो हर एंकर को, हर एडिटर को हर महीने पैकेट भी भेज सकते हैं और भेज ही रहे होंगे। और उसके अलावा वो कहते हैं अगर कोई इससे भी नहीं मानता तब फिर हम उसके पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा देंगे। तो ये सब का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके इन लोगों ने सबको करीब करीब अपना प्रोपेगेंडा का इंस्ट्रूमेंट बना लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया को। ये अच्छी बात है कि सोशल मीडिया और अल्टरनेट मीडिया में अभी भी बहुत अच्छे अच्छे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पर या फिर इंटरनेट के ऊपर, वायर, स्क्रोल, इस तरह के बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो गए हैं। लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए भी इन्होंने ये ब्रॉडकास्टर्स बिल ले आए हैं और एक ये टेलीकॉम बिल ले आए हैं। और अगर ये चुनाव जीत गए ये लोग और इनकी फिर से सरकार आ गई तो आप समझ लीजिए कि ऑल्टरनेट मीडिया को भी खत्म कर देंगे, पूरा सरकार के अधीन आ जाएगा, यूट्यूब वगैरह सब खत्म कर देंगे। तो बहुत बड़ा, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मैं बस एक चीज कहना चाहता था। देखिए 2G और कोयला घोटाला जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय तो ये भी नहीं क्लियर था कि भाई घूस के तौर पर पैसा दिया गया उन सरकारों को या मंत्रियों को। बस इतना क्लियर था कि भाई गलत तरीके से ये आवंटन किए गए इसके खदानों के और 2G स्पेक्ट्रम का। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में तो ये साफ दिख रहा है कि घूस के तौर पर उसी पार्टी को पैसा दिया गया जो सरकार में थी और जिन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो ये तो बिल्कुल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का बहुत संगीन अपराध है। और इसमें जैसे 2G और कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई और इसका इन्वेस्टिगेशन करवाया, इसमें भी होना चाहिए। तो आप लोगों का एक काम ये होना चाहिए कि इसको उजागर करके इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले को और जगह जगह लोगों को बताएं कि भाई इस पर एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये तो सारी घूसखोरी ही हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। दूसरी बात, ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक अभियान आप लोगों को ये चलाना चाहिए कि भाई ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये अभियान सब जगह, जहां जहां चल सके सब जगह चलना चाहिए। आर्थिक मुद्दों पर आपको बताया गया कि किसानों को तो खैर अपना फसल का दाम नहीं दिया जा रहा, वाजिब दाम जो है, एमएसपी जो उनकी मांग है। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार आज जो युवा हैं, बेरोजगार युवा, उनके ऊपर हो रहा है। क्योंकि सारी इकोनॉमी को इन लोगों ने
सिर्फ कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। अभी वो देखा आपने ना कि अंबानी की शादी हुई, बाय द वे अंबानी के भी कंपनी ने 400 करोड़ दिया। अंबानी की एक क्विक करके एक मोर और लेस शेल कंपनी है जिसका कुछ काम धाम है नहीं, जो कोई धंधा है नहीं, लेकिन 400 करोड़ उसके थ्रू दिलवाया गया। अब ये इस अंबानी साहब को पता नहीं कितने हजार एकड़ का तो आपने फॉरेस्ट वहां दे दिया जिसमें उसने अपना जू बना लिया, प्राइवेट जू। उसकी शादी में हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, मतलब क्या 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 किया गया। वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया आपने 2 दिन के अंदर जामनगर में। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी अंबानी, अडानी और इस तरह के कुछ पूंजीपतियों के पास दी जा रही है, और जो बेरोजगारी थी वो बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा जो जनता के सामने ले जाना चाहिए, खासकर युवा लोगों को, वो बेरोजगारी का है, जिसमें हमको 4 बिंदु पर बोलना चाहिए। एक, रोजगार के अधिकार का कानून बनना चाहिए, यानी कि जो भी जनाब 21 साल से 60 साल की उम्र के बीच में है उसको कम से कम न्यूनतम दर पर, मिनिमम वेजेस के ऊपर कम से कम रोजगार मिलना चाहिए, और नहीं तो उसका आधा बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड। दूसरा, कि जितने 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी पद रिक्त पड़े हैं उनको तुरंत और ईमानदारी से भरने का काम होना चाहिए। तीसरा, कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनियों में अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है वो तुरंत बंद होना चाहिए। कम से कम 2 ऐसे एरियाज हैं, 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल निजीकरण और नहीं होना चाहिए। पहले तो जो मोनोपोली सेक्टर्स हैं, पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, रेलवे है, ये सब तो एक ही आदमी के हाथ में हो सकता है ना। एक पोर्ट, एक शहर में एक ही पोर्ट होता है, एक शहर में एक ही एयरपोर्ट होता है, वो तो जिस आदमी के हाथ में होगा उसकी मोनोपोली होगी। अभी इसको अदानी को 6 एयरपोर्ट दे दिए गए जबकि वो एलिजिबल भी नहीं थे। उन्होंने ओवरनाइट लखनऊ एयरपोर्ट में वहां लैंडिंग फीस और टेक ऑफ फीस पर पैसेंजर 6 गुनी बढ़ा दी। यानी जब आप मोनोपोली, प्राइवेट मोनोपोली बना देंगे तो वो तो लोगों को लूटेंगे। तो प्राइवेट मोनोपोली तो होनी ही नहीं चाहिए, मोनोपोली तो सिर्फ सरकार के हाथ में होनी चाहिए। दूसरी बात, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सब्सिडी की जरूरत होती है। एजुकेशन है, आप एजुकेशन को मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ सकते। सरकार का काम है कि बेसिक एजुकेशन सारे नागरिकों को फ्री में उपलब्ध कराए, तो वो तो प्राइवेट लोग नहीं कर सकते। तो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इन सब में सब्सिडीज की जरूरत होती है। बैंकिंग है, तो जहां पर सब्सिडीज की जरूरत होती है, जहां गरीब आदमियों को सपोर्ट करने की जरूरत होती है, वहां पर उस सेक्टर की कमांडिंग हाइट सरकार के हाथ में होनी चाहिए, वहां निजीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पर भी निजीकरण हो रहा है। और चौथी बात, ये अंधाधुंध जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों में, परमानेंट जॉब्स भी कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जा रहे हैं। पहले तो एक कानून बना था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसका मेन ये था कि परमानेंट जॉब्स आप कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे सकते, उसमें रेगुलर जॉब्स होने चाहिए। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करके सब कॉन्ट्रैक्ट पर। तो इन 4 बिंदुओं पर एक रोजगार के ऊपर एक बड़ा जन अभियान चलाया जा सकता है। हम लोगों को उसमें जितना हम शिरकत कर सके, मेनली युवा लोगों का काम है वो आंदोलन चलाना, और उसमें हम लोगों को उनकी पूरी मदद करनी चाहिए इस आंदोलन। तो इस तरह के देखिए, एक तो जो सारा जहर घोला जा रहा है हमारे समाज में कि मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिकता जो फैलाई जा रही है, और उसके साथ साथ झूठ जो फैलाया जा रहा है, इस जहर के खिलाफ हम लोगों को अभियान चलाना है। और उसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, इन लोगों ने एक, जैसे योगेंद्र जी कहते हैं कि इन लोगों ने एक ट्रोल आर्मी बना रखी है जिसका काम है रोज झूठ फैलाना, जहर घोलना, नफरत फैलाना।
हम लोग एक ट्रुथ आर्मी बना सकते हैं। इनकी तो पेड आर्मी है, हमारी वॉलंटियर आर्मी होगी, जो कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं, इस तरह से ऑर्गेनाइज होकर और सच फैलाएं, प्यार बांटें बजाय नफरत के, सही चीज लोगों को बताएं। ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। तो बाकी तो देखिए, लॉन्ग टर्म हम लोगों को बहुत सारे रिफॉर्म्स करने हैं। अगर समाज जागरूक होता है ना, देखिए हुआ ये है कि हमारी सिविल सोसाइटी जो है ना, हाल में बहुत कमजोर होके बैठ गई, और सरकार ने ये ऑपोजिशन पार्टीज को, मीडिया को तो अपने कंट्रोल में ले लिया, ऑपोजिशन पार्टीज को दबा लिया, ईडी वीडी सब लगा के उनके सारे अकाउंट्स फ्रीज करके ऑपोजिशन को दबा लिया। ऐसी सिचुएशन में सिविल सोसाइटी को खड़ा होना बहुत जरूरी है। और अभी हाल में सिविल सोसाइटी खड़ी नहीं हुई, बैठी रही, सिर्फ किसान खड़े हुए। किसान जरूर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसान खड़े हुए, लेकिन वही जज्बा पूरे समाज में होना चाहिए, क्योंकि आज तो हमारा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर आज हमने इसको नहीं रिक्लेम किया अपने लोकतंत्र को, तो आप मान कर चलिए कि फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर हम बच्चों को जो विरासत छोड़कर जाएंगे वो बहुत ही खराब विरासत होगी। जो हिटलर के जर्मनी में जिस तरह की विरासत थी, उस तरह की विरासत होगी। तो इसलिए हम लोगों को चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, चाहे हमको थोड़ा समय और लगाना पड़े, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने ब्यौरा उठाया और आप बेड़ा उठाया, और ये काम आप लोग ने करने का सोचा है, संकल्प लिया है, और मेरी आपके साथ पूरी शुभकामनाएं हैं, और मेरा जो भी सपोर्ट हो सकता है रहेगा। थैंक यू।